नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज बहुत ही खास मेहमान। मेरे साथ हैं देवेन चौकसी, मैनेजिंग डायरेक्टर केआर चौकसी होल्डिंग्स के। देवेन जी, बहुत स्वागत है आपका। एक तरह से इस पूरे साल की समीक्षा करने के लिए और नए साल का पूर्वावलोकन, एक तरह से नए साल से किस तरह की आशाएं लगाई जाएं, उस पर हम बातचीत करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हमारे सामने हैं। एक तरफ वैश्विक मंदी की चर्चाएं हैं, दूसरी तरफ हमारे सामने आगामी बजट है जो एक तरह से चुनावी बजट भी हो सकता है। चुनाव का से पहले का साल होगा 2023, उसकी हम बात करें उससे पहले अगर इस साल का एक लेखा जोखा लें, 2022 आपकी नज़र में कैसा रहा? आपका 8 साल का साइकिल एक है जो जिसकी चर्चा आप अक्सर करते हैं, मुझे ध्यान में आता है। आपने 2021 में ही कहा था कि 2022 शायद कंसोलिडेशन का साल होगा, और एक तरह से कंसोलिडेशन ही कह सकते हैं। कुल मिलाकर के सिर्फ 1000 अंक ऊपर चढ़ा है निफ्टी, 17,350 के आसपास इस साल की शुरुआत में या 2021 के अंत में था, और अभी वहां से 1000 अंक ऊपर है। ये 6% के आसपास ऊपर, मोटे तौर पे कंसोलिडेशन ही कह सकते हैं इसे। शुक्रिया राजीव, मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। 2022 का साल काफी हद तक एक हमने जो एनालिसिस पुटअप की थी वो हिसाब से पसार हुआ है। 2021 में जो मार्केट ने एक बड़ा यू टर्न दिया था, वो जो यू टर्न 2021 के अंदर एक बार मार्केट का वहां पे पीक आउट हो गया था, और बाद में अक्टूबर 2021 से मार्केट एक सिस्टमेटिकली करेक्टिव पीरियड के अंदर एंटर हो गया। रीजन कोई भी हो, आप ग्लोबल लिक्विडिटी का टाइटनिंग मेजर्स बोलो, या आप यूके यूक्रेन एंड रशिया की वॉर के हिसाब से बताओ, या इन्फ्लेशन या कमोडिटी के दाम बढ़ गए उसको एट्रीब्यूट करो। कोई भी कारण हो सकते हैं, बट आई थिंक मार्केट 2021 अक्टूबर में ही पीक आउट हो चुका था, और उसके बाद में एक ट्रेंड हमें क्लियर दिख रहा था। जैसे आपने 8 ईयर साइकिल का उल्लेख किया कि जिसके अंदर ये पीक आउट होने के बाद 2022 का साल काफी हद तक एक कंसोलिडेशन का साल गिना जाना चाहिए। आई थिंक हमने प्रिडिक्ट किया था, मोर और लेस आई थिंक मार्केट से प्लेड आउट लाइक दैट। कारण काफी हद तक आई थिंक स्ट्रांग रहेंगे ये मार्केट को आगे के समय के लिए बढ़ने के लिए, और 2023 का साल एक अच्छी उम्मीदों के साथ शुरू हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि जो इकोनॉमी का हेवी लिफ्टिंग जिसको हम बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में किया है, मैं ऐसा मानता हूँ वो एक महत्वपूर्ण कारण जवाबदार रहेंगे। इसके कारण 2023 के अंदर आप मार्केट को आप एक अच्छी तरह से आगे बढ़ते देखेंगे। 8 ईयर साइकिल की थ्योरी के हिसाब से भी देखें तो 2023-2024 ये 2 साल के अंदर मार्केट बढ़नी चाहिए, और 2024 के अंदर एक बार पीक होए गए, उसके पहले आई थिंक 2023 के अंदर एक अच्छी तेजी बरकरार रहेगी, बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगेन हम कारण की चर्चा विस्तार से कर सकते हैं अगले कुछ समय के अंदर, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि 2023 का साल के अंदर जो मेन कारण रहेंगे इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए, उसके अंदर सबसे बड़ा कारण रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट का स्पेंडिंग करना, और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के अंदर कॉरपोरेट को नई इंडस्ट्री खड़ी करना। उसके साथ में जो पूरी इकोसिस्टम बनेगी वो आई थिंक वुड बी सीन गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। So in my viewpoint, I think this is going to be an interesting period. इंडिविजुअल कंपनी स्टॉक्स सेक्टर्स जिसकी हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे, बट ये एक अच्छा पीरियड रहेगा 2023 का, जिसके अंदर आप मार्केट को एक नई दिशा में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देवेन जी, जब ये साल शुरू हुआ था तो उस समय कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी यूक्रेन युद्ध की। फिर बीच में एक दौर आया जब लोगों ने मान लिया कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है, शायद लंबा खींचेगा जो भी है, लेकिन उसका जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर है, बाजारों पर जो असर है, अब वो सीमित हो गया है। और फिर साल का अंत होते होते एक बार फिर हम वैश्विक मंदी की बातें कर रहे हैं, और उसके पीछे भी ट्रिगर कहीं यूक्रेन युद्ध ही है। तो जो यूक्रेन युद्ध का असर हमें बड़े इन्फ्लेशन के रूप में दिखा था, और उसका असर हमें ग्लोबल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होने के रूप में भी दिखा था।
साल खत्म होते-होते एक बार हमारे सामने वैश्विक मंदी कहीं पर एक बड़ी चिंता के रूप में सामने खड़ी है। तो आपका आकलन क्या है? ये वैश्विक मंदी वास्तव में हमारे सामने आ रही है या सिर्फ़ एक डर है, शायद अगले कुछ महीनों में वो डर हल्का पड़ जाए? जिन्हें आप फेडरल रिजर्व जिसको लिक्विडिटी टाइटनिंग का प्रोसेस बताते हैं, जहाँ पे जो स्टिमुलस रखा गया तो स्टिमुलस बंद करके लिक्विडिटी को इकोनॉमी में से पुल आउट करते हैं बिकॉज ऑफ आई थिंक दे वांट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। उसको आप रिसेशन की तरफ मोड़ रहे हो। वो मेरा ऐसा मानना है कि ये शायद थोड़ा जल्दीबाजी रहेगा। ये रिसेशनरी कंडीशन नहीं है। अगर आप शांति से देखें तो 2008 से 2022 तक जो 15 साल के अंदर करीबन सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड ने करीबन 25 ट्रिलियन डॉलर का स्टिमुलस ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर रखा हुआ है, इंक्लूडिंग 2020 के पेंडेमिक सिचुएशन के बाद करीबन 15 से 17 ट्रिलियन डॉलर का स्टिमुलस सेंट्रल बैंकर्स ने ये समय के अंदर ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्यूज किया है। अगर आप इन्फ्लेशन को टाइट करने के लिए उसमें से 1 ट्रिलियन डॉलर का लिक्विडिटी इकोनॉमी में से वापस पुल आउट कर रहे हो, तो उससे वो रिसेशनर नहीं बनता है, ऐसा मेरा मानना है। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट जो उसके मैं बहुत शांति से उसको मैं देख रहा हूँ कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ये समय के अंदर नया जो थीम बन रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी का थीम बन रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी के थीम के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज को देखिए या एशियन कंट्रीज को देखिए या पूरे विश्व को देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक मार्च शुरू हो चुकी है। और जो कंट्रीज ने अभी तक अल्टरनेट सेगमेंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं किए हैं पावर जनरेट करने के लिए, वो भी आगे बढ़ेंगे और एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी विल बी स्पेंड। तो जब एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी गेट स्पेंड होते हैं तो वहां पे मंदी का सवाल खड़ा नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्री यहाँ पे स्पेंडिंग के हिसाब से इकोनॉमी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वहां पे ग्रोथ आता है। तो ये दो कारण जी। मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है। और उस चीज के ऊपर आप चौक्कस ध्यान दें जब भी रिसेशन की कोई भी बात करें। मैं ऐसा मानता हूँ रिसेशन बहुत टेम्पररी और टेक्निकल गिना जाना चाहिए। रिसेशन को आप परमानेंट नहीं गिन सकते हो ये समय के अंदर। जी, मतलब अगर वो रिसेशन आएगा भी तो बहुत जैसे 2 तिमाहियों में नेगेटिव ग्रोथ आ गई तो एक रिसेशन मान लिया जाता है, उस तरह का एक टेक्निकल रिसेशन भी होगा। बहुत ज़्यादा इसका बड़ा स्थायी असर नहीं होने वाला है आपकी नज़र में। तो क्या वापस हमें फिर फ़ोकस अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ ले आना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो मजबूती है सिर्फ़ उसी पर फ़ोकस करें, दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उसे एक शोरगुल, उसे एक नॉइज़ मान कर के हम इग्नोर करें? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि दुनिया को रिसेशन में से बाहर लाने के लिए या दुनिया को ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए इंडिया इज अ क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव। आज की तारीख में अगर इंडिया ऑल्टरनेटिव न होता तो शायद आई थिंक वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि इंडिया इज बिकमिंग सच ए पावरफुल ऑल्टरनेटिव। ये समय के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब भी दूसरे देश इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसे खर्च कर रहे हैं। गए साल में 7.5 लाख करोड़ का बजट में प्रोविजन था, उसमें से करीबन 75% ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट अप टिल नाउ। पूरे 10 साल का जो बजट गवर्नमेंट ने सामने रखा है, एक विजन रखा है, 110 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने का विजन रखा है। उसमें से एक साल अभी कंप्लीट हुआ है और होएगा फरवरी में। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इंडिया इज इनवाइटिंग लॉट ऑफ न्यू ग्रोथ कैपिटल इनटू द कंट्री। एंड इसके हिसाब से दुनिया के दूसरे देशों को इन्वेस्टमेंट करने का एक मौका मिला है, एक अवसर मिला है। So I think India is a savior as far as I think the entire growth economy of the world is concerned. मेरा ऐसा मानना है कि अगले समय के अंदर आप जब भी ग्रोथ की बात करेंगे तो इंडिया विल बी द प्राइम सेंटर फॉर नेक्स्ट 10 to 15 years फ्रॉम नाउ। इनफैक्ट 2025-26 में करीबन 5 ट्रिलियन की इंडियन इकोनॉमी बनती है जीडीपी के हिसाब से। वो करीबन 2035 में 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी और 2047 में 47 में करीबन 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इंडिया बन सकती है। तो ये जो ग्रोथ है 25 साल का, आज की तारीख से आप गिने तो करीबन 10 फोल्ड ग्रोथ है, 10 टाइम्स ग्रोथ है फ्रॉम करंट लेवल्स इन द इकोनॉमी। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ये शुरुआत है, ग्रोथ की शुरुआत हुई है। अगले 10-20 साल तक इंडिया की इकोनॉमी के अंदर
इन्वेस्टर बहुत दम के पैसा कमाएंगे, जोर से पैसा कमाएंगे। तो ये चीज के ऊपर आप जरूर ध्यान दें। जी। तो 2023 आपके हिसाब से क्या मतलब बम्पर तेजी वाला साल होगा, क्योंकि आपका 8 ईयर साइकिल के हिसाब से भी बनना चाहिए, वो मोमेंटम आना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए 2023 में। और क्या ये एक तरह से चुनावी साल होगा जिसमें सरकार की ओर से भारी खर्च होगा, उसका अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा और उसका हमें बाजार में असर दिखेगा? यह जरूर बनता है कि 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रख के सरकार ये साल के अंदर उनका जो बजट है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द न्यू बजट, इज गोइंग टू बी द लास्ट बजट बिफोर द 2024 इलेक्शन, एज फार एज आई थिंक द फुल बजट इज कंसर्न। क्योंकि बाद में जब भी 2024 में बजट आएंगे तभी आई थिंक दैट बजट विल नॉट बी सीन एज अ फुल बजट, बिकॉज वो टाइम पे शायद इकोनॉमी के अंदर इलेक्शन का फैक्टरिंग होना स्टार्ट हो गया होगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो बजट है, ये बजट जो 2023 में आने वाला है, वो बजट के अंदर सरकार अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एलोकेशन करना है या इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए एलोकेशन करना है, उनके पूरी क्षमता के साथ में सरकार ये बजट के अंदर काम करेगी। एंड जब भी हमने देखा है कि बजट के इकोनॉमी के अंदर इलेक्शन आता है, उसके पहले जब भी बजट आता है तो उसके बाद में मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी बनती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि तेजी के लिए कारण डेफिनेटली इलेक्शन जवाबदार रहेंगे, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने जो हिसाब से प्रोजेक्ट्स रोल आउट किए हैं और कर रही है, वो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, दूसरी तरफ पीएलआई स्कीम के प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर 2 लाख करोड़ का ऑलरेडी नया इन्वेस्टमेंट लाने का मौका मिला है, करीबन 14 सेक्टर्स के अंदर। और उसके साथ में कंजम्पशन का ग्रोथ बनना, इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी मेटल कमोडिटी के दाम घटे हैं, फूड कमोडिटी के दाम भी घटे हैं, तो कंजम्पशन का ग्रोथ साथ में बढ़ रहा। और 5G के इम्प्लीमेंटेशन के बाद यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर एक अच्छी तरह से प्रोग्रेसिव एफिशिएंसी के साथ में ग्रोथ आना। तो ये सब कारण मेरे ख्याल से जवाबदार रहेंगे अगले समय के लिए, और 2023 के अंदर ये मौके ढूंढे जाएंगे जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो डेफिनेटली यू कैन काउंट 2023 as a year before 2024, which is likely to give significant amount of opportunity to investors to invest into the quality stocks in the portfolio. जी। तो क्या मतलब अगर बजट से आशाओं की मैं बात करूं, तो आपकी अपनी आशाएं क्या हैं बजट से कि इस तरह का बजट आएगा? जैसा आपने कहा कि एक इलेक्शन को ध्यान में रख कर के एक मतलब ग्रोथ पर फोकस तो रहना चाहिए। इसके साथ-साथ और अगर स्पेसिफिक्स में जाएँ, तो आपकी आशाएं क्या हैं इस बजट में? और क्या चीज़ आपको इस बजट से नहीं चाहिए कि भई कम से कम अभी सरकार ये काम तो ना करे, वरना बाजार का सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा कहीं चोट पड़ सकती है उस पर। तो आप ये साल का टैक्स का रेवेन्यू देखें तो करीबन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मिला के हम 30 लाख करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर पहुंच रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो हिसाब से टैक्स का कंप्लायंस बढ़ा है और जो हिसाब से इकोनॉमी के अंदर आगे के समय के लिए ग्रोथ का प्रोग्राम बना है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो टैक्स रेवेन्यू है, करीबन अगले साल के लिए 15 से 20% के बीच में ग्रोथ आएगा टैक्स रेवेन्यू के अंदर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी के अंदर ऑलरेडी महीने का 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू एस्टेब्लिश हो चुका है। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स एज वेल एज पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर दिसंबर 15 के एडवांस टैक्स तक देखें तो करीबन 13-14 लाख करोड़ का ऑलरेडी टैक्स कलेक्शन हो चुका है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 16-17 लाख का या 17.5 लाख का जो कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स में से आएगा, करीबन पूरे साल का रेवेन्यू रन रेट गने जीएसटी के अंदर तो करीबन 30 लाख के ऊपर का कलेक्शन उसमें से अगले साल आएगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि करीबन टैक्स कलेक्शन वुड बी द मेन ड्राइवर। उसके हिसाब से गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्ले मोर कंफर्टेबल नाउ इन एलोकेटिंग मनी टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जो गए साल के अंदर 7.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट हुए थे, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये साल के अंदर गवर्नमेंट एग्रेसिवली शायद एलोकेशन 10 लाख करोड़ का कर सकती है, given the strength of the money that they are collecting by way of taxes, and given the strength of the money which is coming by way of foreign direct investment and foreign portfolio investment and foreign direct investment के अंदर करीबन
$30 बिलियन का इनफ्लो आना संभावित है। तो ये जो अमाउंट है उसके साथ में गवर्नमेंट विल आल्सो बी फैक्टरिंग मोर देन 10 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट in the economy in this year in infrastructure. So मेरे हिसाब से नेगेटिव सरप्राइजेस आने की संभावना बहुत कम है. On the country market is expecting a growth oriented budget in this year. जी, आपके हिसाब से जो प्राइवेट स्पेंडिंग है, जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो ठीक है, आपने जिक्र किया कि रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा है, सरकारी खर्च बढ़ेगा, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ेगा, लेकिन प्राइवेट स्पेंडिंग भी अच्छे से बढ़े, इसके लिए सरकार अपने बजट में क्या कर सकती है? प्राइवेट स्पेंडिंग को आपको सिस्टमेटिकली बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को ऑब्वियस है कि अपॉर्चुनिटी की बास्केट बड़ी करनी पड़ेगी और अपॉर्चुनिटी की बास्केट बड़ी करने के लिए गवर्नमेंट ने जब तक जो निर्णय लिए हैं वो सब निर्णय अभी एक्चुअली मटेरियलाइज हो रहे हैं. जैसे हमने चर्चा की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के साथ में कैपिटल गुड्स का क्षेत्र जुड़ा हुआ है. वहां पे आई थिंक काफी हद तक नए ऑर्डर्स इनफ्लो हो रहे हैं, तो दैट इज वन पॉजिटिव एरिया. दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने जो हिसाब से नए प्रोजेक्ट्स रोल आउट किए हैं वो सब प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक कमर्शियल प्रोडक्शन में जा रहे हैं. बीट न्यू रोड्स, बीट न्यू एयरपोर्ट्स, बीट न्यू रेलवे लाइंस एक्सेट्रा, दे आर ऑल गोइंग इनटू द कमर्शियल ऑपरेशंस गोइंग फॉरवर्ड. मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो प्रक्रिया चालू की है उसके अंदर गवर्नमेंट को कोई ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज बजट कैनॉट बी वन ईयर एक्सरसाइज. बजट इज ऑल्सो आई थिंक अ पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ओवर नेक्स्ट 5 to 10 years. तो ये जो कारोबार गवर्नमेंट ने सेट किया है मैं ऐसा मानता हूँ कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए कोई नए बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑन द कंट्री यहाँ पे जो एक्टिविटी वो लोग ने ऑलरेडी शुरू किए उसके अंदर आप थोड़े बहुत सस्टेन करोगे या ग्रो करोगे. मे बी इन सम सेक्टर्स आई थिंक दे विल प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग जो इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर क्षेत्र है उसके अंदर जी, आपको शायद थोड़ा इंसेंटिव देना जरूरी बनता है. बट अदरवाइज ओवरऑल गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्लियर है, ये बजट में वैलिडेट हो जाएगा. और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, चाहे वो कॉर्पोरेट साइड से हो, रिटेल साइड से हो, कंजम्पशन को एक बढ़ावा मिले, उसके लिए सरकार अपने बजट में क्या कर सकती है? तो आई थिंक कंजम्पशन के लिए सबसे बड़ा काम यही है कि आपको पैसा स्पेंड करना इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे. क्योंकि आप एक बार सपोज इफ यू आर पुटिंग 100 रुपी इनटू द सिस्टम फॉर स्पेंडिंग, दिस 100 रुपी चेंजेस हैंड 7 times. दैट मीन्स वो 700 रुपये का स्पेंडिंग करता है. 100 रुपया इकोनॉमी के अंदर जब भी आता है तभी. मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट ये चीज के ऊपर काफी हद तक कन्विंस है तो कंजम्पशन जरूर बढ़ेगा. जो कंजम्पशन के लिए जो इम्पेडिमेंट्स थे वो इम्पेडिमेंट्स काफी हद तक गवर्नमेंट ने दूर किए. जैसे जीएसटी लाके आपने एक टैक्स की सुविधा अच्छी कर दी है. अभी ई रूपी ला रहे हैं, डिजिटल करेंसी ला रहे हैं जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है. मेरे ख्याल से डिजिटल करेंसी और ओएनडीसी ऑनलाइन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दो रिफॉर्म्स है डिजिटल करेंसी का और ओएनडीसी का, मेरा ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ दिस टू रिफॉर्म्स अगले सालों के अंदर गवर्नमेंट विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू अट्रैक्ट मोर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, would be in a much better position to what you call I think create higher amount of e-commerce activity and would be in a much better position to also significantly grow the tax collection from this entire reform process that the government is installing. तो अगर आपको ध्यान देना है तो 2 या 3 चीज के ऊपर आप ध्यान दें. डिजिटल करेंसी के ऊपर ध्यान दें, ओएनडीसी के ऊपर ध्यान दें बिकॉज उसके हिसाब से रिटेल का कारोबार बढ़ता है. डिफेंस के ऊपर ध्यान दें बिकॉज डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भर प्रोग्राम के अंदर काफी हद तक इंडिया सेंट्रिक प्रोडक्शन बन रहा है. और रेलवेज के ऊपर ध्यान दें कि जहाँ पे काफी हद तक नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं बिकॉज ऑफ आई थिंक दे वांट टू इंटीग्रेट एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिड्यूसिंग द सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज इनटू द सिस्टम. जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना का प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एंड आई थिंक दिस इज बेसिकली एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस of creating the infrastructure. So मेरे ख्याल से I think all the fabric is in place, complete fabric is in place. We'll now have to wait and see the executions happening on a systematic manner. And वहाँ पे consumption बढ़ना जरूरी है because industrial spending करोगे
तो पर्सनल स्पेंडिंग बढ़ेगा ही एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल हियर आफ्टर। जी। और इस बजट से आपको क्या नहीं चाहिए? क्या आपको ये खतरा लगता है कि चुनावी साल होने की वजह से, मतलब चुनाव से ठीक पहले का साल, सरकार काफ़ी अगर पॉपुलिस्ट बजट, लोक लुभावन बजट बनाने की तरफ बढ़ गई, तो शायद बाजार को ये बात कहीं पर पसंद ना आए? आई थिंक वो जमाना गया राजीव अभी कि जब भी सरकार को अभी पॉपुलर बजट बनाने की जरूरत पड़े। ये सरकार ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो चुकी है और उनको आई थिंक काफी हद तक मतदारों का विश्वास उन्होंने प्राप्त किया है। गुजरात के इलेक्शन का निर्णय देखें तो शायद ख्याल आ जाए कि 87% ऑफ द सीट्स हैव बीन प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट इन गुजरात, द बीजेपी लेड गवर्नमेंट इन गुजरात। तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो बजट को पॉपुलर करके कोई बदलाव करेंगे अपने जो नीति नियमों में। ऑन द कंट्री में ऐसा मानता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की का बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अप्रोच रहेगा कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कैसे मासिस के तरफ लेके जावे। ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न रहेगा कि जिसके अंदर कैसे डिजिटल करेंसी लाते हैं तो देश के अंदर करप्शन का कारोबार घटता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा। तो मैं काफी हद तक ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये बजट के अंदर कोई ऐसे कारण नहीं आने वाले हैं कि जिससे हमें कोई भी हिसाब से उसका स्पेकुलेशन या कोई भी हिसाब से उसका डर रखना जरूरी बने। जी। आप कह रहे हैं कि गुजरात के नतीजे दिखा रहे हैं कि ये सरकार कितनी लोकप्रिय है। लेकिन कई बार 2004 इसी वजह से याद आता है, जब शाइनिंग इंडिया को लेकर के पूरे देश में ऐसा माहौल बना हुआ था कि भई अटल सरकार इतनी लोकप्रिय है, कोई खतरा ही नहीं है चुनाव को लेकर के। लेकिन उस चुनाव ने हमें दिखाया था कि जब भी आप चुनाव में उतरते हैं, तो एक खतरा रहता तो है ही। तो क्या 2023 में कहीं पर एक इलेक्शन ओवरहैंग, जो एक राजनीतिक अनिश्चितता का एक कहीं पर बाजार के ऊपर एक अंदेशा नजर आएगा? क्या उसकी वजह से बाजार पर कोई दबाव बन सकता है? 2004 और 2024 के बीच में काफी अंतर है राजीव। 20 साल जो निकले हैं वो 20 साल के अंदर लास्ट 10 साल जो है दे हैव बीन आई थिंक इंडिया की इकोनॉमी के अंदर पिछले 75 साल में हमने ऐसे 10 साल नहीं देखे जो देखे हम आज की तारीख में विटनेस कर रहे हैं। आज आप देखें तो रूरल इकोनॉमी में जाइए तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी की साइज बड़ी है। आज टूरिज्म इकोनॉमी बनाई गई है। आज हम देख रहे हैं कि आई थिंक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के हिसाब से भी जो नई मंदिर बनाते जा रहे हैं उसके हिसाब से टूरिज्म का कारोबार भी बढ़ा है। तो काफी हद तक लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट मिली है रूरल एरिया में। बाद में वो उत्तर प्रदेश में मंदिर बनाते हैं या मध्य प्रदेश में मंदिर बनाते हैं या गुजरात में मंदिर बनाते हैं। तो ये जो जर्नी है वो जर्नी के अंदर काफी हद तक आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की हुई है अलॉन्ग विथ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये समय का जो दौर है उसके अंदर गवर्नमेंट के पास काफी हद तक मजबूत कारण है कि जिसके अंदर वोटर्स गवर्नमेंट की फेवर में वोट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी आपकी बात में मान्य रखता हूँ कि इलेक्शन तो इलेक्शन होते हैं, उसके लिए आपको जरूरी तैयारी करनी है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट काफी हद तक सजाग है। ये उनको 2004 का साल बिल्कुल याद है और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आई थिंक दे विल नॉट लेट एनी कैनन गो लूज एज फार एज आई थिंक द इलेक्शन इज कंसर्न। तो लेट अस वेट एंड सी, बट काफी हद तक काम अच्छा हुआ है, देश के अंदर प्रगति हुई है, प्रॉस्पेरिटी बनी है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए कोई खतरा है इसके अंदर, ना कोई जनरल पब्लिक के लिए खतरा है। ऑन द कंट्री पीपल आर मोर एनकरेज टू bring the government back into the power so that I think the process continues for the growth and prosperity. जी। तो ये सारा एक आउटलुक आपने सामने रखा, उसके हिसाब से मतलब मैं सीधा-सीधा पूछूँ आपसे, पैसा कहाँ लगाना है आज की तारीख में? 2023 को ध्यान में रख के या उसके आगे का भी ध्यान में रख कर के? क्योंकि अपॉर्च्युनिटी जैसा आपने कहा कि कोई सिर्फ़ 1 साल की नहीं है, वो 10 साल की है, 25 साल की अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे सामने हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आज हमें पैसा लगाना है, उसके लिए रणनीति क्या बने? एक बहुत सिंपल अप्रोच रखा है मैंने कि इतने बड़े पैसे इकोनॉमी के अंदर जब भी लगने वाले हैं, 110 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड आना, तकरीबन 130 से 150 बिलियन डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आना। तो जब ये समय के हिसाब से आपको इतने एडिशनल पैसे आते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो एक बहुत सिंपल रूल सेट कर सकते हैं आप आपके लिए। द बिग इज गेटिंग बिगर। जो कंपनी बड़ी है
उनके लिए साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी बन रही है। तो अगर आप इन्वेस्टर है तो सुरक्षित पैसा कमाना है तो बड़ी साइज की कंपनी के अंदर पैसा डालते रहे, बिकॉज आई थिंक द बिगर द साइज बिगर द अपॉर्चुनिटी दैट दिस कंपनीज आर क्रिएटिंग फॉर देमसेल्फ। स्मॉलर कंपनीज के अंदर रिस्क जरूर बनता रहेगा कि जो भी अननोन फैक्टर्स है वो सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं स्मॉलर कंपनीज को, और वो रिस्क है वो स्मॉल और मिड साइज कंपनी के लिए रहेगा। तो स्मॉल एंड मिड साइज के लिए आपको इन्वेस्टमेंट शायद बहुत सिलेक्टिवली करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा मानना है सेक्टर स्पेसिफिक व्यू रखे उसके अंदर, मैं ऐसा समझता हूँ कि पैसे की जरूरत जल्दी पड़ती है तो आई थिंक दोज कंपनीज विच आर कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल सेक्टर, दे वुड बी प्राइम टारगेट फॉर इन्वेस्टमेंट। बैंकिंग एंड एनबीएफसी कंपनीज, जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बिजनेस करती है, स्टॉक एक्सचेंज है, डिपॉजिटरी है, उनका कारोबार, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कारोबार, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का कारोबार। तो ये जो बिजनेसेस है वो बिजनेसेस मेरे ख्याल से आगे समय के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ दे सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर करीबन 20% का सस्टेनेबल ग्रोथ चालू रह सकता है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर नए बिजनेस प्रीमियम का करीबन 20% सस्टेनेबल ग्रोथ चालू रह सकता है। कॉर्पोरेट लोन के अंदर करीबन 17-18% का सस्टेनेबल ग्रोथ चालू रह सकता है। रिटेल लोन के अंदर करीबन 20% के आसपास कारोबार चालू रह सकता है ग्रोथ का, लोन का। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस विल बी वन सेक्टर आई थिंक विच विल बी एब्सोल्युटली स्ट्रांग इनफ आई थिंक इन गिविंग यू द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। दूसरी तरफ कंजम्पशन देखें तो ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल एंसिलरी उसके ऊपर ध्यान दें। सम ऑफ द सिलेक्ट एफएमसीजी कंपनी, एफएमईजी कंपनी उसके ऊपर ध्यान दें, बिकॉज वहाँ पे काफी हद तक ग्रोथ आएगा। और तीसरी तरफ ध्यान देना है तो टेक्नोलॉजी लेड जो कंपनी इनोवेशंस कर रही है उनके लिए आई थिंक समय बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज दोज कंपनीज विच आर बेसिकली मूविंग विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, they will not only bring down the cost of operations, but they will also be systematically creating a larger size for themselves by expanding the reach. बाद में वो शायद एफएमसीजी सेगमेंट में होवे या दूसरे कोई कंजम्पशन सेगमेंट में होवे। मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी अच्छी रहेगी। फार्मा के अंदर सिलेक्टिव आप रह सकते हैं, क्योंकि फार्मा के अंदर जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स का बिजनेस है वो यहाँ से काफी हद तक आके बढ़ सकता है, और मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। सिमिलरली द सिचुएशन विल बी फॉर द केमिकल बिजनेस, स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के जहाँ पे एपीआई का कारोबार है और क्रेम्स का कारोबार जो बना हुआ है जो कंपनीज के लिए, उनके लिए भी समय अच्छा रह सकता है। रेलवेज एंड डिफेंस दे आर स्लाइटली कैपिटल इंटेंसिव एंड दे आर स्लाइटली लो मार्जिन प्रोड्यूसिंग बिजनेसेस, बट फिर भी ग्रोथ कितना बड़ा है कि आप सिलेक्टिवली सम कंपनीज इन रेलवेज एंड डिफेंस ऑल्सो ले सकते हैं। तो एक जब भी हैवी लिफ्टिंग होता है इकोनॉमी के अंदर, तभी कोई एक क्षेत्र के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम ध्यान देते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी की साइज बड़ी बनती है वहां पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, एंड दैट इज वेयर आई थिंक यू मेक मैक्सिमम मनी ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जी। देवेन जी, आप तो शेयरों के नाम खुल करके ले सकते हैं, अपनी तरफ से भी आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो जो नाम आपको अभी बहुत पसंद हैं, खास करके 2023 के लिए, जिनको आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि आज की तारीख में वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, आज पैसा लगाएं तो अच्छा फायदा मिल सकता है आने वाले साल में। तो राजू, एक सेबी के रेगुलेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, हम इंडिविजुअल कंपनीज की पब्लिक फोरम के ऊपर अंदर बात नहीं करते हैं, बट फिर भी मैंने काफी हद तक एक इंडिकेटिव डायरेक्शन दिया हुआ है कि जो क्षेत्र की मैंने बात की उसके अंदर मैंने ये भी बताया कि जो बड़ी कंपनियां हैं उसके लिए समय अच्छा रह सकता है। तो मे बी इन्वेस्टर को अभी इंस्टेड ऑफ आई थिंक बाइंग आइडियाज बेस्ड ऑन टिप्स, इन्वेस्टर को शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि समय 10 साल का जो गिन के चलते हो तो एडवाइजर के साथ में बैठ के आपको आपका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना चाहिए। आप एडवाइजर के साथ में बैठ के पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करोगे तो आपकी वेल्थ सिस्टमेटिकली बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ गिविंग फ्री टिप्स ऑन द स्क्रीन, maybe ask investors to avail the services of advisors and then build their portfolio. I think that would be a more meaningful approach. जी, बिल्कुल। और कहाँ पर पैसा नहीं लगाना है, या अगर पहले से पैसा लगा हुआ है तो थोड़ा मुनाफा निकाल लेना है, एक्सपोज़र कम कर लेना है? कि अगर गवर्नमेंट क्षेत्र की कंपनी के अंदर कोई जल्दी बदलाव नहीं आते हैं तो दैट विल बी अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज, नॉट दैट दोस कंपनीज आर बैड, बट गवर्नमेंट क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, उनके अंदर जो जो जगह पे रिस्पेक्टिव जगह पे बदलाव लाना है वो जल्दी से नहीं आते हैं तो वो कंपनीज अंडर परफॉर्म कर सकती है। तो उसके ऊपर आप थोड़ा एक ध्यान दें। दूसरी तरफ आई थिंक जो कंपनी
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वल्नरेबिलिटी रखती है कि कमोडिटी के दाम के हिसाब से उनका कारोबार जल्दी अफेक्ट होता है, वो कंपनी को भी आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज कमोडिटी इज वन एरिया जहाँ पे किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि कैसे कमोडिटी के प्राइस बिहेवियर रहेंगे आगे के समय के अंदर। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये दो जगह पे थोड़ा शायद आपको ज्यादा ध्यान देना है। तीसरा जो ध्यान देना है आपको कोई जगह पे, उसके अंदर कोई ओवर वैल्यूएशन के साथ में जो कंपनियां आती है मार्केट के अंदर, उसके अंदर आपको काफी ध्यान देना है। उसके अंदर आपको फोमो नहीं रखना है कि मैंने इन्वेस्टमेंट मेरा मिस हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं रखना है। क्योंकि जो कंपनी हायर वैल्यूएशन के साथ में आती है मार्केट के अंदर, जैसे हमने रिसेंटली टेक्नोलॉजी लेड कंपनीज की एक प्रक्रिया देखी गए साल के अंदर, कि जहाँ पे दे केम इनटू द मार्केट विद अ सिग्निफिकेंटली हायर अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन, और आज की तारीख में दे हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ द इश्यू प्राइस इन मेनी ऑफ द कंपनीज। तो आई थिंक ये चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, जहाँ पे आपको पैसा नहीं लगाना है उसके अंदर हायर वैल्यूज कंपनीज को आपको थोड़ा संभाल के इन्वेस्टमेंट के अंदर लेना पड़ेगा। वो चीज के ऊपर आप जरूर ध्यान दें। जी, आपने ज़िक्र किया कि बाज़ार काफ़ी बेहतर ही लग रहा है, यहाँ से अच्छी उम्मीदें ही हैं। तो वैसे में मंदी की आशंका तो आपको नहीं है, लेकिन हमारे एक दर्शक जो लाइव देख रहे हैं, ऐसे कई दर्शकों ने अपनी टिप्पणियाँ रखी हैं, तो उनमें से एक दर्शक कह रहे हैं कि मंदी आने पर बाज़ार का निचला स्तर क्या हो सकता है? मतलब कितना गिर गिर सकता है? तो वैसे तो आप तेज़ी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बाज़ार एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। तो अगर आज की तारीख में मैं आपसे पूछूँ, मैक्सिमम डाउनसाइड आज की तारीख में आपको कितना दिखता है? ये थोड़ा राजीव शायद ये स्पेक्युलेटिव क्वेश्चन भी रहेगा। आप डाउनसाइड और अपसाइड के लेवल नक्की करना चाहते हो, जरूर करिए, बट इतना ध्यान रखें कि ये मार्केट के अंदर करीबन 20% का अर्निंग ग्रोथ चालू है। अगर 20% का अर्निंग ग्रोथ चालू है, तो मेरे ख्याल से अपसाइड आपको 15 से 20% के बीच में डेफिनेटली मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर 20% से नीचे अर्निंग ग्रोथ आता है, तो क्वाइट पॉसिबल कि आपको डाउनसाइड 10% के आसपास दिखनी चाहिए। So I think anything which is around 10% kind of a fall in the market is a very natural thing, and upside of around 20% in the market would be a very natural thing. 15 to 20% upside and about 10% downside. I think that should be the mantra for monitoring the market at least for next few quarters. जी। देवेन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और ये सारे बाज़ार के संबंध में कैसी संभावनाएँ बन रही हैं, उन सबको हमारे दर्शकों के लिए विस्तार से समझाया। आशा करते हैं आपसे जल्दी ही फिर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you, Raju. Thank you so much, and I wish you all the best. Happy New Year to everybody, and may God bless everyone. I think with a good amount of health, happiness, and peace. जी, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, अग्रिम शुभकामनाएँ।